जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द चाणक्य क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपना बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपकी आने वाली परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी पीसीएस, आरओ एवं राजस्थान पीसीएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपके इनका लास्ट ईयर का प्रीवियस पेपर किसी का भी उठा के देख लीजिए, आपका पंचवर्षीय योजनाओं से एक न एक क्वेश्चन जरूर आया है। चलिए आज आप अपने सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाएं, इनका शुरुआत कब से हुई थी, तो ये पंचवर्षीय योजनाएं क्यों बनी थी, पहला क्वेश्चन तो हम लोगों का यही होना चाहिए। तो बेसिकली जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद हम लोगों का कुछ फिक्स नहीं था कैसे रहेंगे, औद्योगिकरण कैसे होगा, क्योंकि हम लोग पहले गुलाम थे, उनके सिस्टम में रहते, तो अपना सिस्टम कैसे चलाएं। तो सरकार ने एक नियम कायदा बनाया था, हम आने वाली हर 5 साल का एक बना के चलेंगे शेड्यूल, हमें क्या करना है, किस तरह से करना है। तो इस तरह से पंचवर्षीय योजनाओं की एक संकल्पना पड़ी। चलिए, पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये पंचवर्षीय कार्यक्रम मतलब ये 5 ईयर का कार्यक्रम था। पंचवर्षीय योजना को 1951 से 2014 तक योजना आयोग द्वारा एवं 2015-17 तक नीति आयोग, क्योंकि 2015 में आपका योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। NITI, ये कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया, स्पेशली वनडे में, कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो 1951 से 2014 तक योजना आयोग और 2015 से 2017 तक नीति आयोग द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित की गई। ठीक है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ये आपके भारतीय प्रधानमंत्री। कई बार क्वेश्चन आया है कई एग्जाम्स में कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। आगे, योजना आयोग को पदेन अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले विश्व में पंचवर्षीय योजना कहाँ शुरू हुई और किसने की थी, तो विश्व में सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना जोसेफ स्टालिन नामक एक जो शख्स थे उनके द्वारा शुरू हुई थी। और ये आपकी USSR, मतलब जो अभी रूस है ना, पहले वो सोवियत संघ था, उसका मतलब कई कंट्रीज थी। जो अभी यूक्रेन को वो मार रहा है ना रूस, वो जान लो उसका ही बच्चा भाग गया था, उसे मार मार के कह रहा है चल घर चल। तो वो रूस में यूक्रेन जैसे कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये काफ़ी कंट्रीज थी, तब उसे USSR बोलते थे। आगे नेक्स्ट पॉइंट, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ये भी क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है वनडे एग्जाम्स में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उन्हें समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। 1951 में आपकी क्या पहली पंचवर्षीय योजना। आगे चलते हैं। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, आप इसके क्वेश्चंस नोट डाउन करते रहिए। नो डाउट ये आने वाले सभी भी, जितने भी आप कोई भी एग्ज़ाम्स देते हैं, जो पहले से दे रहे होंगे, तैयारी में हैं, उन्हें पता होगा पंचवर्षीय योजना से एक नए क्वेश्चन आना फिक्स है। और यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो आने वाला है ना आपका भी 28 अक्टूबर को, उसमें तो इसमें आना ही आना है एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना का फिक्स, 1 2 3 जितने पूछ लें, मिनिमम एक तो आता ही है। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब से 1951 से कब तक थी, 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ की गई। यह योजना कई बार पूछा गया किस मॉडल पर थी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, केवी राज के नेतृत्व में इसका प्रारूप तैयार किया गया। कभी भी क्वेश्चन आता है किसके नेतृत्व में, तो वो आपके केवी राज के नेतृत्व में।
इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्यों? क्योंकि उस समय वो भारतीय प्रधानमंत्री थे। उपाध्यक्ष आपके थे गुलजारी लाल नंदा जी। इस पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य कृषि का विकास था। सबसे पहले क्या, हम लोगों के पास कुछ इंडस्ट्री तो थी नहीं, तो हम लोगों ने सबसे पहले अपना एग्रीकल्चर पे ही विकास किया गया। पहले खाने पीने की तो व्यवस्था हो, तब आगे सोचेंगे। कृषि का विकास था। योजना के मुख्य उद्देश्यों में युद्ध एवं विभाजन से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, स्फीतकारी प्रवृत्तियों को रोकना था। मतलब जो महंगाई ना बढ़े। स्फीत अपस्फीत क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये इकोनॉमी की टर्म है, बताइए स्फीत क्या है। चलिए हम बता, स्फीत मतलब महंगाई को रोकना है। स्फीतकारी प्रवृत्तियाँ मतलब जो जिससे महंगाई बढ़ रही है, उन प्रवृत्तियों को रोकना था। और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? हैराल्ड डोमर। उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी। आगे नेक्स्ट। इस योजना में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं 1953 में, ये कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया? 1952 में आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम था। एवं 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ किया गया। भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी, हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजना इसी योजना की देन थी। इसमें लक्षित वृद्धि दर मतलब जो जीडीपी की जो लक्षित वृद्धि दर बोलेंगे, वो बोलेंगे जो उस समय आप इंडियन जीडीपी थी उसकी कितने परसेंट लक्षित वृद्धि दर तय की गई थी 2.1%, जबकि प्राप्त थी 3.6%। मतलब ये योजना सफल योजना थी। कभी भी क्वेश्चन आता है क्या पंचवर्षीय योजना आपकी सफल योजना थी, हाँ या ना, तो वो सफल थी। क्यों? क्योंकि 2.1% का लक्ष्य रखा गया था, जबकि लक्ष्य से ज़्यादा भी हमने उसमें प्रोग्रेस की थी। जैसे उसमें लक्ष्य रखा गया सपोज दैट कि हमें खाद्यान्न उत्पादन करना है 1 बीघा में 1 कुंटल, मान लो सपोज दैट। तो किसानों ने और सरकार के प्रयासों ने, जैसे सिंचाई कर वगैरह इतना सुविधाएं मिली कि लोगों ने उसमें जैसे 1 बीघा में 1 कुंटल की, मान लो एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये एक फिक्स ही रेशियो नहीं है, मतलब कई मानक निर्धारित थे। एक बीघा में 1 कुंटल का लक्ष्य रखा गया, लेकिन हुआ 3 कुंटल, जान लो। तो इस तरह से सफल योजना थी। 1956 में 5 आईआईटी। कोई पूछे सबसे पहले इंडिया में 5 आईआईटी कब स्थापित हुई? वैसे तो इंडिया में सबसे पुरानी आईआईटी कौन सी है? चलिए आप बताइए, मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, रुड़की या फिर चलिए कानपुर। इनमें से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो 1956 में 5 आईआईटी, यूजीसी जैसे जो आपके उच्च शिक्षा आयोग के उच्च संस्थानों की स्थापना हुई। आगे द्वितीय पंचवर्षीय, ये हो गई पहली पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय पहली याद रिवाइज करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय। उपाध्यक्ष आपके गुलजारी लाल नंदा जी थे। और किस मॉडल पर आधारित थी? हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। उसमें आपका लक्ष्य कितना रखा गया था? 2.1%। और लक्ष्य प्राप्त कितना हुआ था वास्तविक? 3.6%। चलिए, ये हुई हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना। आगे चलते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक। ये टाइम जरूर याद रखना, 1956 से 61 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकीकरण, किस पे? तेजी से औद्योगिकीकरण। बेसिकली सीधा सीधा जान लो, इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था। इस योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया था। इस योजना के दौरान 1959 है ये। 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र, जो कि आपके कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग में है। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में रूस के सहयोग से, कई बार पूछा गया है कि ये वाला उद्योग किस कंट्री के सहयोग से था। तो उन जो भिलाई इस्पात संयंत्र था वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जो स्थापित है वो रूस के सहयोग से। और दूसरा राउरकेला इस्पात संयंत्र,
ये उड़ीसा के सुंदरगढ़ ज़िले में है। ये जर्मनी के सहयोग से। उड़ीसा, ये सुंदरगढ़ ज़िला में जो है वो आपका जर्मनी के सहयोग से। वह 1962 में दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में वो यूके की मदद से स्थापित किए गए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये आपके स्टैटिक जीके में भी आ जाता है कई बार कि आपका दुर्गापुर जो संयंत्र है वो किस देश की मदद से स्थापित किया गया था। वो यूके, दुर्गा यूके याद कर लेना। और राउरकेला जो आपका उड़ीसा में है वो याद कर लेना राजी। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर मतलब दुर्गा उनकी। ऐसे कुछ भी अपनी ट्रिक दिमाग में सेट कर लेना, लेकिन ये याद जरूर कर लेना। आगे नेक्स्ट पॉइंट, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स एवं सिंदरी उर्वरक कारखाना इसी योजना की देन थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों हो गए हैं, कई बार ये पूछे गए कई एग्जाम्स में। ये योजना पीसी महालनोबिस, फिर प्रशांत चंद करके जो अपने थे, और पहली कौन सी थी, हेराल्ड डोमर, सेकंड पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 4.5% थी, जबकि वास्तविक 4.27, मतलब ये असफल योजना थी। कितनी रखी गई थी, 4.5%, 4.5 रखी गई थी, लेकिन 4.27 ही प्राप्त हुआ था। आगे चलते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये इसकी डेट क्या, 1956 से लेके कितनी है डेट, बताओ आप लोग, देख लो जल्दी बोलो कमेंट बॉक्स। चलिए, इस पंचवर्षीय योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त बनाना था। मुख्य उद्देश्य क्या था, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः स्फूर्त बनाना था। आगे क्या बोल रहा है, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965 और 1965-66 का सूखा पड़ जाने के कारण तीसरी योजना पूरी तरह असफल रही। ये तो पूरी तरह असफल, सेकंड में थोड़ी कमी थी, ये तो पूरी तरह ही असफल थी। क्यों, क्या रीजन थे, भारत चीन युद्ध हुआ था 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, ये नल्ला पाकिस्तान तब से लेके अभी तक युद्ध ही कर रहा है। 1965-66 में सूखा पड़ा था इंडिया, उसकी वजह से इसमें कुछ भी ध्यान नहीं, मतलब सरकार कर भी क्या सकती थी फिर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने पहली बार आईएमएफ की फुल फॉर्म बता दो क्या होती है। उधारी का कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना, तब तो मालूम पड़ेगा आप लोग हाँ ध्यान से देख रहे हैं सेशन, और नहीं आती है तो उसमें पूछना। आईएमएफ से उधारी का सहारा लिया। ये आईएमएफ हो गई, उधार लिया। भारत में पहली बार 1966 में रुपए का अवमूल्यन किया गया। मतलब इसकी जो ये स्टाइल लगा क्या, इसकी ये नियम कायदा बने थे कि इंडियन जो मूल्य है उसका अवमूल्यन करेंगे। अवमूल्यन कैसे, चाइना हर बार अक्सर करता रहता है अवमूल्यन, क्या, अदर कंट्री के कंपैरिजन में अपने रुपया की कीमत कम कर देना। जैसे मान लो अभी अमेरिका का $1 इंडिया के मान लो 100 रुपये के बराबर है। अभी 86 जो भी चल रहा हो वो तो बदलता रहता है 100। फिर हम क्या करेंगे, अवमूल्यन करेंगे, हम इंडिया के पैसे को और कम में मान लेंगे कि ₹1 उनका अपने 100, फिर हम कह देंगे उनका ₹1 हमारे 120 रुपया। मतलब इस तरह से अवमूल्यन से क्या होता है, हमारा निर्यात में प्रॉफिट होता है। तो 1966 में रुपए का अवमूल्यन किया गया था। आगे रूस के सहयोग से, उस आपके अभी तक 3 बता दी कौन कौन सी, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई। आगे आ जाओ, रूस के सहयोग से बोकारो झारखंड में जो बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। यह योजना जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, पहली आपकी हेराल्ड डोमर, सेकंड पीसी महालनोबिस, थर्ड आपकी जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी।
इस योजना में लक्षित वृद्धि दर 5.6, लेकिन वास्तविक 2.4%, क्योंकि ये तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना और सूखा जैसी कई रीजन्स थे जिनकी वजह से नहीं हो पाया लक्ष्य। राज्य बिजली बोर्ड और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए राज्यों को जिम्मेदार बनाया गया। राज्य सड़क परिवहन निगमों का गठन किया गया था तथा स्थानीय सड़क निर्माण की जिम्मेदारी, स्थानीय सड़क निर्माण राज्य की जिम्मेदारी बन गई थी, याद रखना। आगे जब 1966 में ये जब नहीं हो पाए तो गवर्नमेंट ने इसके लिए गैप कर लिया और सोचा अब इसके लिए स्पेशल योजना चलाएंगे, जिन्हें बोला जाता है 3 वार्षिक योजना या योजना अवकाश, कहने को स्टॉप कर दिया पंचवर्षीय योजनाओं को और उनके स्थान पर गवर्नमेंट ने चलाई 3 वर्षीय योजनाएं जो 1966 से 1969 तक। आगे चलो। तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण सरकार को योजना अवकाश 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 तक घोषित करना पड़ा। नरीमन समिति की सिफारिश पर 1969 में नेक्स्ट पॉइंट लीड बैंक योजना शुरू की गई। मतलब इन 3 वर्षीय योजना के दौरान सरकार ने मुख्य कार्य क्या क्या किया, ये किया एक, और भारत सरकार ने देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए रुपए का अवमूल्यन घोषित किया। ठीक है। फिर 1969 में आपके आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, अर्थव्यवस्था का न्यायपूर्ण विकास तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास करना था। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गॉडगिल ने तैयार किया था, जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी। जुलाई 1969 में इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख नहीं, ये कार्यक्रम 20 सूत्री था, 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये कई बार पूछा गया है। सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। आगे नेक्स्ट पॉइंट, लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल को इस योजना के अंतर्गत लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP को 1972-73 में शुरुआत किया गया था। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। आगे लक्षित वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.3% थी। आगे पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। चलिए, इस योजना को DP धर मॉडल के आधार पर तैयार किया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इस योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो 1974 में शुरुआत की गई। वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम, कई बार पूछा गया है 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसमें मतलब गवर्नमेंट ने तय कर लिया था कि गांव में मूलभूत सुविधाएं ये देनी है, राशन पानी इस तरह से देना है, ये इस कार्यक्रम तय कर लिया था। शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 1975। कब? 2 अक्टूबर 1975 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। कई बार इकोनॉमिक्स में भी पूछा गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई, तो 2 अक्टूबर 1975। ये याद रखना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरुआत हुई थी, और अंत्योदय जैसी योजना इसी पंचवर्षीय योजना में आपकी शुरुआत हुई। 1978 में
नवनिर्वाचित पीएम मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया, मतलब समय से पहले स्टॉपेज कर दिया। इसमें लक्षित वृद्धि दर था आपका 4.4%, जबकि जो वास्तविक में हुआ था वो 4.8%, मतलब तब भी ये अच्छी योजना रही। आगे छठवीं नहीं, इसके बाद ये स्थगित हो गई। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना और सूखा के बाद शुरू हुई थी 3 वर्षीय अनवरत योजना, वो 3 वर्षीय जो योजना शुरू हुई थी, अब मोरारजी सरकार ने इसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया। तो फिर उन्होंने चलाया था वहाँ पे अनवरत योजना या फिर रोलिंग प्लान, जो 2 साल तक चला। कब से? 1978 से लेकर 1980 तक। चलिए, जनता पार्टी द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त करके एक नई योजना 1 अप्रैल 1978 को प्रारंभ की गई। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मेडल ने किया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय डी लकड़ावाला को जाता है। ये जहां हम हाईलाइट कर रहे हैं उन चीज़ों को आपको दिमाग में हूबहू सेट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं। 1979 में ग्रामीण युवा 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे ट्राइसेम भी बोलते हैं, की शुरुआत की गई। कब की गई थी ट्राइसेम? 1979 में, जिसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। पूरे देश में शराब के उत्पादन, व्यापार, विक्रय एवं उपभोग पर पाबंदी। मतलब बीजेपी गवर्नमेंट का ये तो रहा है, वो जनता सरकार वही बीजेपी के, आप शराब मत पियो, ये सब चीज़ें तो उनका चलता ही रहा है। जबकि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा देखा जाए तो शायद इंडिया में, सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत रेवेन्यू अल्कोहल से ही आता है। हाँ, बीजेपी का ये नियम ही है, पूजा पाठ, शराब, शिष्टाचार, अनुचार, इनकी तो बातें हमारी तो समझ से ऊपर है। चलिए, सार्वजनिक बीमा योजना शुरू की गई। चलिए आगे। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक। आप बताओ, छठी पंचवर्षीय योजना में इंडिया में प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया। 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक को भारत में योजना अवकाश माना जाता है। ठीक है, इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? गरीबी निवारण और आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय स्थापित करना था। योजना आयोग के कार्यदल द्वारा गरीबी निर्देशांक अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में, ये याद करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडिया में जो बताया गया था कौन गरीब है कौन अमीर है, वो क्या निर्धारित था कि उसे कितनी कैलोरी पर डे मिल रही। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी थी आपकी? 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। जो अगर उपभोग कर रहा है तो भैया वो फिर गरीब नहीं मान रहे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आपके 2400, शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। आगे, इस योजना में 1980 में 6 बैंकों का, अभी हमने बताया लास्ट टाइम 14 बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ है, वो कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 12 जुलाई 1982 को शिवरमन, शिव है ये लिखा है आपका, शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई 1982।
में ही और 1982 में ही आपकी एग्जिम बैंक ये बताओ एग्जिम बैंक क्या है? अगर नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, नहीं तो आप बताइए। इसमें लक्षित वृद्धि दर 5.2% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 5.7% रही। मतलब छठी पंचवर्षीय योजना एक सफल योजना मानो। आगे सातवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से लेके 1985 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। इस योजना में इंदिरा आवास योजना, इस योजना में क्या क्या, इंदिरा आवास जो गांव में आपने देखे होंगे मकान, जो 1985-1986, जवाहर रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989 को लागू किया गया। आपसे पूछा जाए इंदिरा आवास योजना कब शुरू हुई थी, तो ये 1985-1986, ये लगभग सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। इस योजना में 1986 में स्पीड पोस्ट व्यवस्था, जो भारतीय डाक की जो पहले चिट्ठी होती थी जाती थी, फिर उन्होंने 1986 में स्पीड पोस्ट व्यवस्था शुरुआत की। 1986 नई दिल्ली में कापाट की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट। प्रोफेसर रामकृष्णन ने सातवीं योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया है। इस योजना में लक्षित वृद्धि दर 5% थी, वास्तविक वृद्धि दर 6.01% थी तथा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 3.7% थी। फिर इसके बाद वार्षिक योजनाएं आ जाती हैं। 3 योजना 1966, 1978 और 1990 में। ये 3 स्टॉपेज याद रखना, क्योंकि कई बार हम जब जोड़ते हैं वो पूछ लेगा 2012 में कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं थी, तो हम 5 जोड़ते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये बीच वाली योजना जरूर याद रखनी है। आगे वार्षिक योजना जो चली थी 1990-92 में। राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1990 में 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी। ठीक है, और 1990-91 में और 1990-91 के वर्षों को वार्षिक योजना के रूप में माना गया। इसी दौरान 1991 में नई आर्थिक सुधार, उस समय नई आर्थिक सुधार, ये बताओ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन कौन थे? चलो हम बता देते कि वो गूंगे थे। गूंगे से मतलब वो बोलते थे लेकिन कम बोलते थे, इसलिए बोलते थे। सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए 1990 में सिडबी की स्थापना की। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के दौरान। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई? मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स का विकास, अर्थात रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य को दिया गया। इस योजना में जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल को स्वीकार किया गया। ठीक है, इस योजना में लक्षित वृद्धि दर आपकी 5.6% थी, जबकि वास्तविक उपलब्ध 6.8, मतलब ये एक सफल योजना थी। आगे प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाना तथा 15 और 35 वर्ष की आयु के लोगों में निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त। इसमें वो प्रोग्राम चलाता प्रौढ़ शिक्षा अभियान, मतलब उसमें सभी को पढ़ाना है। विकास प्रक्रिया को स्थायी आधार पर समर्थन देने के लिए आधारभूत ढांचे, ऊर्जा, परिवहन, संचार तथा सिंचाई आदि को मजबूत करना। 1 जनवरी 1995 में भारत WTO का सदस्य बना, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये तो आपको याद ही कर लेना है। इंडिया WTO क्या है? WTO क्या है जी हम बता दें, चलो पूरा इंटरनेशनल जो बिजनेस के लिए एक संगठन है। इसकी फुल फॉर्म बता दो और हेडक्वार्टर कहाँ बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे 9वीं पंचवर्षीय योजना
1997 से सन 2002। नौवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एक तो थी स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, ये थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को शामिल किया गया। ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभ में इस योजना के लिए वार्षिक विकास दर 7% निर्धारित की गई, किंतु बाद में इसे संशोधित करके 6.5% कर दिया गया। मतलब सरकार को लगा हम इतना नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो थोड़ा कम कर लेते हैं, जबकि वास्तविक उससे भी कम रही। ये सब सही है। ये लगभग, अगर वो इंडिया चाइना युद्ध वाली ना मानो हम लोग, तीसरी वाली जो है, तो उससे सबसे ज़्यादा असफल इसे ही मानेंगे। पंचायती राज संस्थाओं, सहकारिताओं एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया इसमें। आगे 10वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी चली थी 2002 से 2007 के दौरान। यह योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में लक्षित विकास दर 8.1% थी, जबकि वास्तविक उपलब्धि 7.7, यह भी पूरी तरह सफल नहीं थी। इसका उद्देश्य क्या था? देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। 2007 तक गरीबी दर को 5% की कमी लाना था। मतलब जो उस समय गरीबी थी उसमें कम से कम 5% की कमी लाएंगे। आगे 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी कब से कब तक, 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, इसका उद्देश्य कई बार पूछा गया है, विकास को और अधिक पूर्णता बढ़ाते हुए तीव्र गति प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य, ये आप याद कर लेना, कई बार पूछा गया, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास करना है। इसने दूरस्थ शिक्षा, जो आपके इग्नू टाइप्स के इंस्टीट्यूट हैं, NIOS है जिसने DLED डिप्लोमा वगैरह करते हैं लोग, औपचारिक, गैर औपचारिक, दूरस्थ और IT शिक्षा संस्थानों के अवसरण पर ध्यान केंद्रित किया। RTE 2009, RTE की फुल फॉर्म बता दो। चलो, जो RTE था, राइट टू एजुकेशन, को 2009 से 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि विकास दर को 4% तक बढ़ा है। मतलब उसमें लक्ष्य रखा गया कि कृषि जो विकास दर से कम 4% और बढ़ाएं। 2009 तक सभी के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएं, ये सरकार ने रखा 11वीं पंचवर्षीय। अपनी अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा जाता है, और उद्देश्य में क्यों पूछा जाता है? क्योंकि 11वीं में ये धारणी शब्द नहीं है बस, और सेम है। आयोग को लगता है कि कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि दोनों में ही तीव्र गति से विकास की बात की गई थी। इस योजना में ऊर्जा एवं सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। हरित क्षेत्र को हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर बढ़ाना, इसमें लक्ष्य रखा गया। सभी गांवों में बिजली पहुंचाना एक लक्ष्य रखा गया इसमें। इस तरह हमारी ये पंचवर्षीय योजना पूरी हुई।
और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट तो आपने क्वेश्चन आंसर करेंगे ही, एम ज़्यादा बन गई, एंड शेयर प्लीज़। पेन टैब पे नहीं लिख पा रहे तो आप देखो, अब टैबलेट ले लिया, थोड़ा राइटिंग तब भी सुधरा है ना। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस किसी ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो भी आप सब कुछ कर दो, क्योंकि आप जब हमें सपोर्ट करोगे तो हमें भी मोटिवेशन आएगा, नए नए वीडियो आप सभी के लिए बनाएंगे। चलिए, तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बाकी ये पंचवर्षीय योजना, अगर आप पैड दे रहे हैं तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। पैट वाले इसे उनसे स्पेशली कहना चाहूँगा, इसे ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि हर बार यूपी पैट पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन जरूर पूछता है। और स्पेशली 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य एवं ट्राइसेम जैसे कार्यक्रमों का समय और कौन कौन सी योजना असफल रहीं, या इंडिया पाकिस्तान चीन युद्ध वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन आने फिक्स हैं। तो यूपी पैड वाले, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया है तो इसको दोबारा देखिए और समझिए, क्योंकि ये जो हमने आपको करवाया है ना, कई सोर्स हैं इसमें, विकीपीडिया, कई कोचिंग्स के नोट्स, उनके नाम क्या लेने हैं यहाँ पे, कई जगह से लिया है। तो ये जितने फैक्ट इसमें आपको हमने एक साथ दिए हैं, आपको कहीं नहीं मिले, यकीन मानिए आप। ये बहुत ही हमने कंसाइज करके कई जगह से आपको फैक्ट दिए हैं। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो लाइक शेयर कमेंट तो सभी ने कर दिया होगा, उम्मीद करते हैं ईमानदारी से सब लोग कर रहे होंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।